Hello everyone. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स PPSC 10110 ग्लोबल पॉलिटिक्स का कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगी। देखिए, इसकी मेरे पास कोई बुक नहीं थी, इसलिए मैंने ना ये आपके लिए क्वेश्चंस गूगल से डाउनलोड करके और फिर मैंने इनके बारे में लिखा है। वैसे तो ये बिल्कुल भी शॉर्ट ही नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन ये मुझे क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लगे। मुझे लगा कि आपको इनकी नॉलेज होनी चाहिए और इनसे सिमिलर जितने भी आपको बुक में क्वेश्चंस मिले तो वो प्लीज़ आप करके जाइएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन NPT एंड CTBT। अप्रसार संधि और व्यापक परमाणु परीक्षण प्रति संबंध जो संधि है ये क्या है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए वो इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। लाइक CTBT जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। और ये जो ट्रीटी है ना, इसको अडॉप्ट किया गया था किसके थ्रू, यूनाइटेड नेशन UN जनरल असेंबली के थ्रू। कब? 10 सितंबर 1996 में, ये याद रखना है। 185 नेशंस जो है ना उन्होंने सिग्नेटरी को साइन किया था किसकी, CTBT की। CTBT मतलब हो गया कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर ट्रीटी, न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट आपको दे रखी है NPT। NPT का मतलब हो गया नॉन प्रोलीफर नॉन प्लोरी सॉरी हाँ, NPT का हो गया नॉन प्रोलीफरेशंस ट्रीटी। अब ये देखिए, जो ये ट्रीटी है ना, ये इसके जो ऑब्जेक्ट थे तो वो क्या था, जैसे यहाँ पे है जो CTBT, इसमें क्या था कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो वेपन्स को बना रही है तो उसमें क्या है, इसको कंट्रीज़ को प्रोहिबिटेड किया जा रहा था कि लाइक कि आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं करना या जो फिर न्यूक्लियर वेपन टेस्ट है वो आपको नहीं करने। लेकिन जो NPT है ना, इसके अंडर ये चीज़ आती है कि ये एक ऑब्जेक्टिव है किस चीज़ के लिए, कि जो न्यूक्लियर आर्म रेसेस हैं या जो टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड उसको थोड़ा प्रोहिबिटेड करना या उसको थोड़ा लिमिट में रखना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। लाइक कि जो आप ना न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर जो एक्सप्लोजन्स है ये नहीं कर सकते, लेकिन अगर न्यूक्लियर एनर्जी ट्रायल्स आप कर सकते हैं कि जो पीसफुल पर्पस से हो रहे हो, तो ये चीज़ आती है आपकी NPT में। अब ये दोनों पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे पहला है CTBT, तो एक ट्रीटी है जो रिक्वायर होती है किसकी, किस लिए कंट्री के लिए, कि प्रोहिबिटेड करें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को, न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को। जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं, मीन्स जो धमाके वगैरह होते हैं या जो न्यूक्लियर वेपन टेस्ट होते हैं कि ये सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके ऊपर जो है ना ये प्रोहिबिशन का काम करती है CTBT। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास में NPT का क्या है। NPT प्रोहिबिटेड करती है डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बट अलाउ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रायल्स और पीसफुल पर्पस। तो ये आपको दोनों पॉइंट्स लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है डिफरेंस अमंग रेफ्यूजी माइग्रेंट एंड डायसोपोरा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको ना यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो शरणार्थी, प्रवासी और अप्रवासी होते हैं इनके बीच में डिफरेंस आपको लिखना है, कि आपको बताना है रेफ्यूजी क्या होते हैं, माइग्रेंट क्या होते हैं या डायस्पोरा क्या होते हैं। तो देखिए, रेफ्यूजी का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ बीन फोर्स टू लीव हिज और हर कंट्री फॉर पॉलिटिकल और रिलीजियस रीजन। देखिए, कोई भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल है उसको फोर्स किया जा रहा है किस चीज़ के लिए, कि वो अपनी कंट्री को छोड़ दे, अपने देश अपने घर को छोड़ दे। किस वजह से, या तो कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है या फिर कोई रिलीजियस धर्म रिलेटेड कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर इस वजह से भी उसे फोर्स किया जा रहा हो कि वहाँ पे कोई वॉर लाइक सिचुएशन है या फिर प्रॉपर फूड नहीं है, किसी चीज़ की सेक्रेसिटी हो रही है वहाँ पे। तो इन सब वजह से जब एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन अपनी कंट्री, अपना घर छोड़ता है तो उसे हम रेफ्यूज़ी कहते हैं। नेक्स्ट आता है माइग्रेंट। माइग्रेंट जो है ना, ये आप माइग्रेंट बर्ड से ध्यान में रख सकते हैं। तो ये क्या होता है, एक पर्सन है जो कि मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, लेकिन उसके पीछे की वजह उसकी कोई काम हो सकता है, या फिर जैसे बर्ड्स का आपने देखा होगा कि अगर सीज़न के अकॉर्डिंग ना वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करती है, माइग्रेट करती है। और ये चीज़ आपने जो हिली एरियाज़ है वहाँ देखा होगा कि जो समर्स का टाइम होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो बर्फ़ है ना, ग्लेशियर्स हैं, जो आइस वाला एरिया वो मेल्ट होके नीचे आता है, तो
तो उस सिचुएशन में जो हिली एरियाज़ में लोग रहते हैं वो समर्स में ऊपर चले जाते हैं और विंटर्स के टाइम पे वो लोग नीचे होते हैं क्योंकि ऊपर ज़्यादा ठंड हो जाएगी। तो ऐसे क्या होता है, ये माइग्रेंट होते हैं। माइग्रेंट का मतलब क्या हो गया कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे वो मूव कर रहे हैं लेकिन एक पर्टिकुलर वजह से, और फिर वापस से वो अपनी पोजीशन पे चले जाते हैं। तो ऐसे बर्ड का एग्जांपल, एनिमल्स का एग्जांपल ले रखा है क्योंकि ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। जैसे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी रिजर्व्स है वहाँ ये जाते हैं, और एक सीज़न ख़त्म होने के बाद में जब वो कंडीशन जहाँ वो पहले रह रहे होते हैं वो उनके हैबिचुअल, उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो जाता है, तो वो वापस से वहाँ पे अपनी जगह पे मूव कर जाते हैं। यही सेम चीज़ एक माइग्रेंट की है कि काम की तलाश में, लाइक जो विलेज एरियाज़ हैं, गांव एरियाज़ हैं, वहाँ से लोग अर्बन में सिटी लाइफ के लिए आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, सैलरी पैकेज ज़्यादा होता है। तो ये क्या होता है, माइग्रेंट होते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद में वो वापस चले जाते हैं। और ये चीज़ आपने कोविड के टाइम पे ज़्यादा देखी होगी, जो यहाँ पे दिल्ली में, मुंबई में, या फिर जो स्टेट सिटी एरिया में, टाउन में जो लोग वर्क कर रहे थे, तो कोविड के टाइम पे वो वापस से माइग्रेट कर गए थे अपने घरों की साइड। तो ये एग्जाम्पल आपका माइग्रेंट का। नेक्स्ट आता है डायस्पोरा। डायस्पोरा जो है ना, ये कुछ ना कुछ माइग्रेंट और जो रेफ्यूजी है ना उनका कॉम्बिनेशन है। तो इसमें क्या है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं ना वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते हैं, और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल वो होते हैं जो कि एक कल्चर या रिलीजन ओरिजिन, उनका जो रीजनल ओरिजिन होता है वो सिमिलर होता है, या फिर जो कल्चर होता है वो सेम होता है। आपने बहुत से ऐसे बंजारास के बारे में सुना होगा जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मास में मूव करते हैं। लाइक जो फूड गैदर्स होते हैं, हंटर गैदर्स होते हैं, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं, तो वो पूरा ग्रुप उनका जाता है। ट्राइब्स में भी आपने सुना होगा। तो ये डायस्पोरा होते हैं कि एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि सेम उनका कल्चर और रिलीजन ओरिजिन होता है, वो शेयर करते होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपने ट्रेडिशनल होमलैंड के साथ में कहीं दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो ये क्या होता है, आपका एग्जाम्पल है डायस्पोरा का। अब देखिए बच्चा, ये जो है ना डायस्पोरा, ये आता है कि इमिग्रेशन और जो फोर्स मूवमेंट होती है लोगों की, उसका ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। फोर्स मूवमेंट का मतलब ये है कि आपके सामने ना कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा, आपके सामने सिचुएशन ऐसी है कि आपको वहाँ से मूव करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ डायस्पोरा हैं। पहला आता है रिलीजियस, दूसरा आता है सोशल इकोनॉमी, थर्ड आता है पॉलिटिकल, एंड लास्ट वन इज़ नेचुरल डिज़ास्टर। तो ये 4 वजह हैं। कोई रिलीजियस धर्म रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से जो है आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना पड़ सकता है, कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाए, वहाँ पे आपके घर जो हैं वो वहाँ वो डैमेज हो जाए, खाने पानी की शॉर्टेज हो जाए, तो उस टाइम पे भी लोगों को दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ता है। क्योंकि देखिए, जब तक वजह नहीं होती ना, जब तक किसी को भी अपना घर छोड़ने में मज़ा नहीं आता है। सबको अपने लोगों के साथ में, अपनी फैमिली, अपने घर में रहना पसंद होता है, लेकिन अगर वो घर को छोड़ना उस टाइम पे मजबूरी बन रही है, तो इसका मतलब कोई ना कोई वजह रही होती है। तो ये पॉइंट्स हमारे पास 3 हैं, रेफ्यूजी, माइग्रेंट और डायस्पोरा। डायस्पोरा में कुछ और पॉइंट्स भी मैंने लिखे हुए हैं, जैसे इंडियन डायस्पोरा जो है ना वो रेफ़र करता है किस चीज़ को, पॉपुलेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया ओरिजिन हु सेटल्ड इन वेरियस कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड। ये भी है। पंजाब इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जहाँ पे बहुत सारे इंडियंस, जो बहुत सारे सिख इंडियंस हैं वो वहाँ पे जाके रह रहे हैं। फिर जैसे मैंने माइग्रेंट यहाँ पे डायस्पोरा में टाइप्स बताया, ऐसे जो माइग्रेंट है उसमें भी हमारे पास टाइप्स हैं। लाइक टेम्परेरी लेबर माइग्रेंट हो सकता है, हाईली स्किल्ड और बिजनेस माइग्रेंट होते हैं, वो भी इसमें इंक्लूड है। इंटरनल जो माइग्रेशन है, जैसे कंट्री के अंदर अंदर या स्टेट के अंदर अंदर एक पर्टिकुलर एरिया से पूरा ग्रुप दूसरी जगह पे माइग्रेट हो गया। और इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल माइग्रेंट्स भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया। इन्वायरमेंटल में कैसे हो गया, जैसे सीज़न वाइज, कहीं आप रह रहे हैं, वहाँ का सीज़न आपके लिए उस टाइम पे फैमिलियर नहीं है, फिर उसके बाद में आप वहाँ से कुछ टाइम के लिए उस पर्टिकुलर सीज़न में चले गए, और फिर जब वो सीज़न आपके लिए फेवरेबल हुआ तो वहाँ पे आप वापस आ गए। और जो सीजनल माइग्रेशन है, ये यूजुअली बर्ड्स में और एनिमल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है, स्पेशली बर्ड्स के अंदर ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट टर्म विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोबलाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फिर डिजिटल ग्लोबलाइजेशन क्या है, और जो ग्लोबलाइजेशन है ना उसका कल्चर के ऊपर, जो संस्कृति है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या प्रभाव है। तो यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। टर्म बाय टर्म हम एक एक चीज़ इसमें समझते हैं। पहली चीज़ आती है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, रेफर करता है टू इंटीग्रेशन बिटवीन पीपल, कंपनीज एंड गवर्नमेंट्स। ग्लोबलाइजेशन का बेसिकली मतलब क्या है कि जब आप अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ को
दूसरी जगह पे शेयर करते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा ना बाहर इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इंटरनेशनल जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर है, यूरोपियन कल्चर है, उसको हम बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं, वहाँ के लोग यहाँ पे आते हैं, तो इससे क्या हो रहा है, थॉट्स, गुड्स और जो आइडियाज़ है वो क्या हो रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। तो ये किसका पार्ट होता है बच्चा, ग्लोबलाइजेशन का पार्ट होता है। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन क्या हो गया कि रेफर करता है किसका, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुड़ाव बिटवीन पीपल, जो लोग हैं, कंपनीज़ हैं, एमएनसीज़ हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। जो हम जैसे इंडिया में हमारी जो एमएनसीज़ हैं वो फॉरेन कंट्रीज़ के लिए वर्क कर रही होती हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जो जैसे इंडियन एम्बेसी है, या फॉरेन कंट्रीज़ में जो कंपनीज़ हैं वो हमारे लिए वर्क कर रही हो। तो ये चीज़ें क्या है कि यहाँ पे गुड्स और थॉट्स और आइडियाज़, सब चीज़ें क्या हो रही हैं, एक्सचेंज हो रही हैं। प्लस गवर्नमेंट में भी आपने देखा होगा, इंडिया में बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ है, जहाँ पे वहाँ के जो राजदूत हैं, एम्बेसडर्स हैं, वो यहाँ पे आके वहाँ पे रुकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और दूसरा जो ग्लोबलाइजेशन है कि इस टर्म का यूज़ किया जाता है डिस्क्राइब हाउ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी हैव मेड द वर्ल्ड इनटू अ मोर कनेक्टेड एंड इंटरडिपेंडेंट प्लेस। मतलब कि जैसे ना ट्रेड ट्रेड का मतलब क्या हो गया, व्यापार। व्यापार के लिए हम लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं, दूसरी कंट्री के लोग यहाँ पे आते हैं, अपना सामान सेल करते हैं। जैसे चाइना का आपने सुना होगा, चाइना के बारे में आपको बहुत चीज़ें पता है। हमारे इंडिया में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो यहाँ पे चाइना के लिए ना इंडिया एक बहुत अच्छा गुड मार्केट है, क्योंकि चाइना का क्या मोटिव होता है, सस्ते रेट में चीज़ें निकालना। और हम लोगों को उस चीज़ की लत लग चुकी है कि हमें सस्ती चीज़ों की आदत हो गई है, और हम ये होता है कि कम बजट में अच्छी चीज़ें हमें मिल जाए, तो चाइना के प्रोडक्ट्स इंडिया में ज़्यादा सेल हो जाते हैं। तो ये चीज़ हो गई। तो ट्रेड के पर्पज़ से, टेक्नोलॉजी के पर्पज़ से आपको पता है कि जैसे अगर आपके फैमिली मेम्बर कहीं बाहर किसी अदर कंट्री में रहते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। या फिर आपकी पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो गई है, तो उनका कल्चर वहाँ पे स्प्रेड हो रहा है, और दूसरी कंट्री के लोग हमारे यहाँ पे आके रह रहे हैं, तो हमारा कल्चर वो लोग फॉलो कर रहे हैं। जैसे स्पेशली वृंदावन, मथुरा साइड आप देखेंगे तो वहाँ पे जो बहुत सारे फॉरेनर्स हैं, इस्कॉन टेम्पल की भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ भी आप देखेंगे बहुत सारे फॉरेनर जो हैं वो जो हमारा सनातन धर्म है उसको बहुत फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें क्या है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो कनेक्शन है ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और हम एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं। मतलब एक दूसरे से काफ़ी हद तक हम लोग डिपेंड हो गए हैं। तो ये चीज़ तो आती है ग्लोबलाइजेशन में, जो आप पॉइंट्स लिखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डिजिटल ग्लोबलाइजेशन। तो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन जो है ना, वो एक नई फॉर्म है ग्लोबलाइजेशन की। डिजिटल का मतलब हो गया इंटरनेट। आपको पता है बिना इंटरनेट के ना हम लोग अपनी लाइफ को इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप इंडिया में हैं, आप इंडिया में रहते भी ना आप बाहर की किसी भी कंट्री के बारे में किसी भी वक्त कुछ भी जान सकते हैं, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ की प्राइवेसी या उस चीज़ में जाएंगे, लेकिन एक जो नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको कहीं से भी मिल सकती है। आपके कोई रिलेटिव्स हैं कहीं बाहर रह रहे हैं, आप उनको किसी भी वक्त जब आप उनसे चाहें आप उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये किसका पार्ट है, ये डिजिटलाइजेशन का एक पार्ट है कि इंटरनेट की वजह से ये चीज़ें हमारे लिए पॉसिबल हो पा रही हैं। इसके अलावा डिजिटल जो ग्लोबलाइजेशन है वो रेफ़र करता है एक प्रोसेस है ऐसा, जो इंटरकनेक्टनेस जो है ना, लोगों के साथ में जो इंटरडिपेंडेंस है, एक दूसरे से जुड़ाव जो है, इसको काफ़ी हद तक बढ़ावा मिला है डिजिटल ग्लोबलाइजेशन की वजह से। और इंटरडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड, जो इकोनॉमी है, कल्चर है, पॉपुलेशन है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग जुड़ते हुए जा रहे हैं। अब डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे इंटरनेट हो गया, बेसिक नीड है, सोशल मीडिया हो गया। आप देखेंगे आपके फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो कि इंडिया के नहीं होंगे। आप दूसरी स्टेट से, ये एक पर्टिकुलर स्टेट में रहते हुए दूसरी स्टेट से आप बहुत ईजिली कनेक्ट हो पा रहे हैं, वहाँ का कल्चर आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ें आप इजीली ले सकते हैं। तो ये हम ना आज की डेट में एक सिंगल क्लिक से हर चीज़ से दूर हैं। ओके। या फिर मोबाइल डिवाइस में ये सब चीज़ें चलती है, सोशल मीडिया, इंटरनेट, तो ये आपस में क्या है, इंटरलिंक करते हैं। तो यहाँ पे ना ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल ग्लोबलाइजेशन में। और भी पॉइंट है, जैसे दिस हैज़ लेड टू द इंक्रीज कल्चर एक्सचेंज। अब जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है ना, इसकी वजह से जो कल्चर एक्सचेंज है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है, एंड द क्रिएशन ऑफ ग्लोबल कम्युनिटीज़। और जो ग्लोबल कम्युनिटीज़ हैं उनका क्रिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। कल्चर एक्सचेंज का मतलब यही हो गया, मैंने आपको बताया ना, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट करने के लिए देखना है तो आप गूगल पे देख सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, तो वहाँ पे ना लोग अपने कल्चर की, कोई फेस्टिवल है उसकी इतनी अच्छी फ़ोटोज़ डालते हैं, इतनी अच्छी
वीडियोज़ डालते हैं कि आपका भी ना मन करता है कि हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया के तो सारे फेस्टिवल्स आपको पता होंगे, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ के भी लाइक क्रिसमस है, हैलोवीन पार्टी है, या जो हैलोवीन डे होता है, और भी बहुत सारे वहाँ पे ऐसे डेज़ को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो सब चीज़ें हम लोग जब उनके रील्स में, शॉर्ट्स में देखते हैं तो वो चीज़ें हमें अट्रैक्ट करती हैं, और फिर कहीं न कहीं इंडियन कल्चर में भी उनका एक टच आपको देखने को मिलेगा कि हम वो चीज़ को सेलिब्रेट करने लगे हैं। जैसे कि न्यू ईयर है जो जनवरी में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो हमारा नहीं है, लेकिन स्टिल हम लोग उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं कि वो सब किसकी वजह से हुआ, इंटरनेट की वजह से। क्रिसमस है, हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कनेक्शन है, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से हम लोग इसके ऊपर ज़्यादातर डिपेंड हो गए हैं। प्लस जो डिजिटल ग्लोबलाइजेशन है ना, वो इंक्रीज़ करता है इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा और चैलेंज ऑफ रेगुलेटिंग इट। अब देखिए, डेटा ना हो ना, आपके फ़ोन में इंटरनेट ना हो, आपको बहुत बेताबी सी हो जाएगी। आप एक दिन सोचिए, एक दिन छोड़िए, आप ना कम से कम 2-2.5 घंटे इमेजिन करिए कि आपके पास नेट नहीं है, तो आप सोचेंगे, आपको बहुत बेचैनी फ़ील होगी, आपको लगेगा कि नहीं, ये कैसी सी लाइफ हो गई है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके फ़ोन का डेटा 24/7 ऑन रहता है, चाहे वो वाईफ़ाई कनेक्ट हो, चाहे नॉर्मल डेटा। और बट आपको ये भी सेकंड थॉट ये भी, शायद अगर आपको थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो 24/7 आप अपने फ़ोन का डेटा ऑन रखते हैं, वाईफ़ाई कनेक्ट रखते हैं, तो वो कितना रिस्की है। हेल्थ के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। प्लस आपका जो सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी है, उसके ब्रीच होने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो ये एक सोशल मैसेज है, मोरल मैसेज भी आप समझ सकते हैं मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, कि जब आपको यूज़ में ना हो तब अपने फ़ोन का डेटा, वाईफ़ाई, इंटरनेट जो भी आप यूज़ करें उसको अपना बंद रखें। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ना, उसका कल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। देखिए, पहली चीज़ तो जो डोमिनेंस हो रहा है ना वेस्टर्न वैल्यूज़, और जो वेस्टर्न वैल्यूज़ है ना, उनको हम काफ़ी ज़्यादा, उस कल्चर को हम ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, ट्रेडिशंस को फॉलो किया जा रहा है, स्पेशली यूथ के अंदर नहीं, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है। प्लस जो पॉप म्यूज़िक है हमारा, आजकल भजन और ये सब चीज़ें, हमारे जो सनातन धर्म में हमें चीज़ें सिखाई जाती है ना, उसको छोड़ के हम लोग पॉप म्यूज़िक, फ़ास्ट फूड, जो जंक फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़, इन सब के ऊपर, या जो फ़ास्ट फूड चेन रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे चाइना रेस्टोरेंट्स हैं, इन सब के ऊपर हम लोग ज़्यादा डिपेंड है। हॉलीवुड हो गया, हॉलीवुड फिल्म्स हो गई, ये सब जो एग्ज़ाम्पल है, ग्लोबल कल्चर के एग्ज़ाम्पल हैं, जो हमारे वर्ल्ड के हर एक कॉर्नर में क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा हद तक स्प्रेड हो रहे हैं। आप देखेंगे जहाँ पे रोटी, सब्ज़ी, दाल, ये सब चीज़ें मिलती है, वहाँ पे कंपैरेटिवली कम क्राउड आपको मिलेगा। जहाँ पे चाइनीज़ फूड है या ऐसे स्टार्टर है, ये सब चीज़ें आपको यूजुअली ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। प्लस जो किसी भी पार्टी या फंक्शन में आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो स्टार्टर है ना, वही सब कुछ, ये चीज़ें इतना अट्रैक्टिव होता है कि आप ना मेन कोर्स में बहुत कम इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्लस जो ग्लोबल कल्चर है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये क्या है, एक एक्सपोजर है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। ग्लोबल कल्चर की वजह से हमें नई नई लैंग्वेजेस, रिलीजन, और जो इंटरकनेक्शन हो रहा है ना, वो चीज़ें काफ़ी हद तक हमें देखने को मिलती है। प्लस जो डाइवर्सिटी है, भिन्नताएं हैं ना, वो भी हमें शो होती है, चाहे वो कल्चर में, चाहे वो लैंग्वेज में हो रही है, रिलीजन में हो रही है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रिलीजन में कैसे, जैसे लैंग्वेज में तो आपको पता है कि हम एक पर्टिकुलर कंट्री में रहते हुए अलग अलग कंट्रीज़ की लैंग्वेज सीखते हैं, उसमें हम लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, चाहे वो फ्रेंड्स के थ्रू हो रहा हो, चाहे आपके इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, चाहे आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट है, जो मर्ज़ी आप करें, लेकिन आप अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखते हैं। रिलीजन्स में कैसे आता है, जैसे हम क्रिश्चियंस को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स को फॉलो करते हैं, अगर आप कोई और धर्म के हैं तो आप उस धर्म के अलावा और अलग अलग उनको फॉलो करते हैं। सिख रिलीजन हो गया, हिंदू रिलीजन हो गया, तो हम एक दूसरे के रिलीजन को भी फॉलो करते हैं। तो ये चीज़ें जो है, ये डाइवर्सिटी जो शो करी जा रही है ना, ग्लोबल कल्चर को ही डिफ़ाइन करती है। इसके बाद में ना जो ग्लोबलाइजेशन है उसके सिग्निफिकेंटली कुछ इम्पैक्ट भी हैं कल्चर आइडेंटिटी पे। ह्यूमनाइजिंग डाइवर्स हो रहा है, कल्चर एक्सप्रेशन जो है वो सिंगल ग्लोबल कल्चर बनता जा रहा है। जो पॉपुलर कल्चर है ना, वो डोमिनेटेड कल्चर है, उसी को लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न और यूरोपियन कल्चर है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। फिर यहाँ पे ना कुछ चैलेंजेस भी हैं ग्लोबलाइजेशन के, जो वैश्वीकरण है उसके कुछ चैलेंजेस भी हैं, लाइक एक्सप्लॉइटेशन होता है, शोषण बहुत ज़्यादा होता है। ये पॉइंट्स आप देखेंगे। जैसे पहले लोगों में यूनिटी होती थी ना, आज की डेट में इतनी ज़्यादा यूनिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। टाइम सबको ऐसा लगता है कि आजकल इतना ख़राब टाइम चल रहा है कि अपने अलावा आप किसी और से मतलब नहीं रखें। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो रहा है, पहले ना लोग थोड़ा सोचते थे, आज की डेट में हम लोगों को क्या है, जैसे वेस्टर्न कल्चर होता है ना, जितना कमाया उतना खा के उड़ा दिया, आपको सेविंग्स है या फिर कुछ नहीं, लोग मोस्टली प्रेजेंट टाइम में जीना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वीक रेगुलेशन, रेगुलेशन बहुत
कम हो गई है किसी भी चीज़ में। प्लस जो इमिग्रेशन चैलेंजेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोग माइग्रेट बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा करते हैं। प्लस आप आज देखेंगे एयरपोर्ट पे देखेंगे इतना क्राउड होता है, इतना ज़्यादा क्राउड। एक नॉर्मल जैसे लोकल ट्रेन के पास क्राउड होता है ना, वही चीज़ सेम आपको एयरपोर्ट पे देखने को मिलेगा। पहले ये चीज़ें इतनी नहीं होती थी। दूसरा प्लस लोगों के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था। आज की डेट में बहुत इन्वेस्टमेंट वो लोग करते हैं, तो ये सब चैलेंजेस जो है ना ये ग्लोबलाइजेशन में फेस करने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया एक्सप्लोइटेशन, सेकंड हो गया हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो गया, वीक रेगुलेशन हो गया, इमिग्रेशन चैलेंजेस हो गए और लोकलाइज जॉब लॉस हो गए। तो ये पॉइंट्स आप अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या आता है, IBRD। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो ऐसे इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे IBRD है, IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, WHO है, तो ये फेमस जो ऑर्गेनाइजेशन है इनके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट अपना प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट देखिए IBRD क्या है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इन इस कॉरपोरेशन ओन्ड बाय, कितनी मेंबर कंट्रीज है इसमें, 189। पूछा जाए इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, तो यस इंडिया इसका फाउंडर मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। दो इग्नू में आपका कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो IBRD टर्म है ना ये आपकी उसमें भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि 189 मेंबर कंट्रीज़ है। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये भी आ सकता है कि कौन सी कंट्री होगी कौन सी नहीं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। बट इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है जो IBRD है उसका मेन क्या है, तो इसका एम है पॉवर्टी, गरीबी को कम करना और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना उसको प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारे 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, वो आपको कमेंट करने हैं कौन कौन से हैं। प्लस जो मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना उनको लोन ऑफर करना, ताकि वो भी एक अपने आप को डेवलप कर पाएँ। और प्लस कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी स्पेशली लोन प्रोवाइड करना या उनको ऊपर भी वर्क करना, जैसे कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हो गया। ये जो पॉइंट्स हैं ना ये किसी भी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बेसिक नीड है या बेसिक पिलर है, स्ट्रॉन्ग पिलर है। इनके बिना ना किसी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो सकती। जैसे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, जो वहाँ की एजुकेशन है, हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी वहाँ पे बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए जो IBRD है ना ये एक लोन प्रोवाइड करता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट जो IBRD है इसे वर्ल्ड बैंक और IMF के नाम से भी जाना जाता है, इसी का ही एक पार्ट है। प्लस इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, तो वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है और ये कहाँ पे, USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और नाउ बचा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, डिस्क्राइब द फंक्शंस एंड इम्पैक्ट्स ऑफ MNCs एंड TNC इन द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जो टर्म है ना MNC आपने सुनी बहुत होगी, और हो सकता है कि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हो जो पार्ट टाइम काम भी वहाँ पे करते हो, अपनी एजुकेशन के साथ साथ में अपनी जॉब भी वहाँ पे करते हो। तो यहाँ पे ना यही क्वेश्चन है कि जो MNC है ना बहुराष्ट्रीय निगम है और जो अंतर्राष्ट्रीय जो निगम है उनके आपको कार्यप्रणाली, उनके फंक्शंस क्या है और उनका प्रभाव क्या है ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, ये आपको पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। तो पहली चीज़ तो इसके फुल फॉर्म लिखेंगे कि MNC क्या है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन है, और TNC क्या है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन है। प्लस ये जो दोनों ही है ना ये बहुत पावरफुल एंटिटीज़ हैं, बहुत ही हमारी बेसिक इसकी नीड है। प्लस इसमें फिर आप पॉइंट्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन इनकी बहुत ज़्यादा होती है इनसे, और दूसरी कंट्रीज़ के साथ साथ में हमें भी बेनिफिट मिलता है, ठीक। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है इन कंपनीज़ की वजह से, एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है। आप ये सोचिए कि ये जो कंपनीज़ है अगर ये ना हो हमारे भारत देश में तो बहुत सारे जो यूथ है ना वो बेरोज़गार ही रह जाए। भले ही काम ज़्यादा करवाते हैं लेकिन फिर भी एक एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा रहा है। देखिए बेरोज़गार जो होते हैं ना उनके लिए कहीं पे भी काम मिलना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, तो एम्प्लॉयमेंट अच्छा जनरेट होता है इसमें। प्लस अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, आपका क्वालिफिकेशन अच्छा है और आप बहुत टाइम से एक फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आपकी स्किल्स बहुत डेवलप हो गई हैं, तो उस टाइम पे आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर में सैलरी नहीं मिलती, सिर्फ काम काम ज़्यादा होता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है ना तो आपका सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। प्लस इकोनॉमिक ग्रोथ में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कंपटीशन इतना ज़्यादा ही, अब कहना ना बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत टफ है और प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल फ्री है, आप कभी भी जाके जॉब ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप देखेंगे अच्छी सैलरी पैकेज पे, अच्छे जॉब प्रोफाइल पे अगर आपको चाहिए ना तो प्राइवेट सेक्टर में भी आपको उतने ही ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं जितना भी ये आपको एक गवर्नमेंट सेक्टर के लिए देना पड़ता है। लेकिन दो गवर्नमेंट सेक्टर में जो है वो
कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे एक जॉब सिक्योरिटी होती है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा कम होता है, बट हाँ, एक टाइम के बाद में आपको वहाँ पे एक अच्छा सैलरी पैकेज मिल सकता है अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं और आप थोड़े डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके। प्लस इसमें एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत होता है इन कंपनीज़ में, शोषण लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। आपकी स्किल्स के साथ साथ में आप में और टैलेंट भी होने चाहिए, तो तब आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एकदम बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है, सोशली नहीं है, तो आपका वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। प्लस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे पॉल्यूशन का जो लेवल है वो एमएनसीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि ये जो सेक्टर्स हैं ना, ये 24/7 वर्क करते हैं। प्लस ये अपने एम्प्लॉयज़ को ना बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो इसकी वजह से ना जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। तो उस सिचुएशन में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। सो नाउ ये वीडियो आज हम इतना ही करेंगे। इसके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, आप ये देख सकते हैं। ये हमारा कोर्स जो है BPSC 110। वैसे ये जो आपका ग्लोबल पॉलिटिक्स है ना, ये आपका 9th को आपका एग्ज़ाम है। आप ये वीडियो मुझे कमेंट करिए, आपको अच्छी लगी तो मैं इसकी एक और वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। एक रिक्वेस्ट है आपसे, इसमें जो जॉइन बटन है प्लीज़ उसको आप प्रेस करिए। आपको कुछ अमाउंट ही उसमें पे करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। उससे आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। प्लस मेरा एक और चैनल है फिज़िक्स फैंटम के नाम से, जहाँ पे आप इग्नू के BSc से रिलेटेड कोर्सेज़ को पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।